हाँ जी, स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगति का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, देखो रासायनिक बलगति के इस लेक्चर नंबर 3 में पहले तो हम जो शून्य कोटि की क्रिया के आपके ग्राफ रह गए थे कुछ, उनको कंप्लीट करेंगे 2-3 ग्राफ। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रथम कोटि की क्रिया में बचा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा इनका वो है शून्य कोटि की क्रिया के ग्राफ। शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ। ठीक है भाई, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो पहला ग्राफ है आपका उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे बोलूं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपको वेग समय ग्राफ बनाना है। वेग समय ग्राफ शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो आपका वेग समय ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा इसको समझना। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी dx/dt इज इक्वल टू k नॉट। ये क्या हुआ करता था आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग हुआ करता था, और आपको समय को लगाया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग है किसके बराबर होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग इस तरह के बराबर होता है, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है कि नहीं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग और समय के बीच अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक सिंपल रेखा जैसी, और ये रेखा किसको रिप्रेजेंट करेगी, k नॉट। तो समझ में आया भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया में अगर वेग समय ग्राफ बनाएंगे तो एक सीधी रेखा जाएगी समय के पहला जो। दूसरा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के आधार पर और इसकी क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की बनी। बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखो आपने शून्य कोटि अभिक्रिया का आधार पढ़ा था। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो आधार होता था वो क्या होता था, t½ इज इक्वल टू a/2k नॉट। अब जो ये इक्वेशन है इसकी तुलना सरल रेखा के समीकरण से कर दो। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये y अक्ष है, यहाँ की ढाल हो गई, x अक्ष हो गया, यहाँ अंतःखंड हो गया। अब इससे इसकी तुलना करेंगे, देखो y अक्ष पर तो हमारे क्या आ गया, अर्धव्यवाल आ गया, c यहाँ पे आपका 0 है भी। ठीक है, ढाल क्या होगी 1/2k नॉट जो है यहाँ पे भाई 1/2k नॉट जो है वो आपका m हो जाएगा। m क्या हो जाएगा आपका 1/2k नॉट, और ये a आपका है भाई। ठीक है, तो यहाँ से जो ये ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा, t½ और a के बीच बिल्कुल ऐसा बनेगा, सीधी रेखा चल जाएगी गोल गोल होती है, और जो ढाल होगी वो कितनी जाएगी 1/2k नॉट आ जाएगी। ये किस किस के बीच में ग्राफ भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धव्यवाल और क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के बाद। तीसरा ग्राफ देखो, तीसरा ग्राफ आपको बनाना है x और t के बीच में। x क्या हुआ करता था आपका, t बराबर t समय पर उत्पाद की सांद्रता, और t आपका समय। तो देखो आपने इक्वेशन कुछ ऐसी पढ़ी थी कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलन समीकरण क्या होता है, बताओ। k नॉट इज इक्वल टू x/t, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा k नॉट t। इस इक्वेशन की भी तुलना आप किससे करोगे, सरल रेखा के समीकरण से करोगे। देखो ये y अक्ष, ये ढाल हो गई, ये x अक्ष हो गया, और यहाँ पे भी c का मान कितना है 0। तो यहाँ से भी ये समीकरण सॉरी रेखा कैसी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, और ढाल जो है आपकी स्लोप क्या हो जाएगी k नॉट। ये तीन ग्राफ दिए थे शून्य कोटि अभिक्रिया के, तीनों को ध्यान से समझ लेना। ओके, आगे चलते हैं हम। देखो अब पढ़ेंगे हम प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक ग्राफ। प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ
अगर मैं आपसे प्रथम कोटि की ग्राफ की बात करूं तो मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, उसको आप बनाने की कोशिश करना। वो ग्राफ कुछ ऐसा है, log a अपॉन a माइनस एक्स और टाइम कोशिश करो, देखो बन जाता है आपसे। एक दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, ये जब तक बनाओ मैं तो दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा, log a माइनस एक्स और टाइम। बताओ दोनों ग्राफों को ध्यान से बनाओ। देखो एक एक चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना भाई। ये ग्राफ कहाँ से बना सकते हैं, कहाँ से बना सकते हैं? एक इक्वेशन याद करो। प्रथम कोटि अभिक्रिया का कोई अवकल समीकरण क्या हुआ करता था आपका, ध्यान देना थोड़ा सा। ये तो हुआ करता था भाई, ये हुआ करता था आपका, सॉरी यहाँ पे k1t क्या होता था आपका, k1t इक्वल टू था log a अपॉन a माइनस x। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपल है बिल्कुल, ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक समाकल समीकरण। इससे क्या करो आप, इसकी तुलना इस सरल रेखा के समीकरण से कर दो। देखो y अक्ष तो क्या है हमारा log a अपॉन a माइनस x, log a अपॉन a माइनस x, ये हो जाएगा आपका n और ये हो जाएगा आपका x। तो सीधी रेखा चल जाएगी और यहाँ पे ढाल कितनी हो जाएगी आपकी, k1 ढाल हो जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को देखो भाई, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी कुछ इस प्रकार से। देखो वो इक्वेशन कुछ ऐसे है, माइनस का log ऑफ a माइनस एक्स बराबर k1t प्लस सॉरी माइनस log ऑफ a। ये इक्वेशन आपने पढ़ी थी। अब देखो आपको क्या करना क्या है, इस इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको माइनस से सारे के सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन की तुलना आप किससे करोगे, सरल रेखा के समीकरण से कर दोगे। करो देखो, ये तो हो जाएगा भाई, ये ढाल कितनी हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का k1 x और यहाँ पे क्या हो जाएगा c। अगर इस समीकरण को हम ग्राफ में बनाएंगे तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा आपको। ढाल कितनी आएगा यहाँ पे, बराबर आपका माइनस का k1 और जो ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे c और ये क्या आपका log ऑफ a। ये दो ग्राफ इसके आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के। ठीक है, अब एक टॉपिक और है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, उसको समझ लो। वो क्या है, ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना भाई, एग्जाम में आ सकते हैं। देखो जी, अब जो अगला टॉपिक है आपका लास्ट प्रथम कोटि अभिक्रिया का, वो है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अंतराल सूत्र। देखो सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस अंतराल सूत्र का उपयोग कभी किया जाएगा जब आपको क्रिया कारक की प्रारंभिक मात्रा पता नहीं हो किसी अक्षर में, तो किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा, अंतराल सूत्र का उपयोग किया जाएगा। देखो जी, आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक समाकल समीकरण क्या पढ़ा था, k1। ये क्या होगा करना है आपका, k1 2.303 by t log n to base a upon a minus x। ठीक है, यही होगा था। अब देखो आप मान के चलोगे यहाँ पे, माना जब आपका समय t1 रहा होगा, अर्थात हम कह सकते हैं t बराबर t1 समय पर जो क्रियाकारक की सांद्रता रही होगी वो कुछ a माइनस x1 रही होगी। t1 समय पर a माइनस x1 होगी। इसी प्रकार से जब समय आपका t2 रहा होगा तो t2 समय पर क्या होगा,
t2 समय पर क्रिया कार्य की सांद्रता कितनी रही होगी, a माइनस का h2। इन दोनों ही चीजों को इस उपरोक्त समीकरण में अप्लाई करो। तो लिखना भाई, देखो इन दोनों चीजों को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा। आप देखो इसको इधर लेके चल जाओ, इसको नीचे लेके आ जाओ, ये हो जाएगा t1 इक्वल टू 2.303, नीचे हो जाएगा k1, ये क्या बचेगा log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस का x1, समीकरण नंबर 1। तो जब समीकरण t1 है तो क्रिया कार्य की सांद्रता कितनी है, a माइनस x1। अब इसी प्रकार से t2 समय के लिए कर लो, t2 समय के लिए क्या हो जाएगा 2.303 by k1 log 10 to base a अपॉन a माइनस का x2, इसको बोल दो समीकरण नंबर। अब देखो आपको क्या करना है, t1 आ गया आपके पास, t2 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर ठीक है भाई, बेटा देखो t2 माइनस का t1, ध्यान से समझते जाना, t2 माइनस का t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसमें से इसको घटा लें, ये होगा 2.303 बाई k1 log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस का h2, माइनस का क्या हुआ 2.303 बाई k1 log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस का x1। अब देखो अगर इन दोनों समीकरणों की बात करें तो यहाँ पे 2.303 बाई k1, 2.303 बाई k1 क्या है, कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे और ये तो क्या हो जाएगा डेल्टा t क्या हो जाएगा भाई 2.303 बाई k1 और ये क्या है आपका, देखो log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस का h2, माइनस का क्या हो गया log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस का x1। आया भी आता समझ में। अब देखो एक बात को ध्यान से समझना भाई, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा log वाला, देखो कौन सा, log n माइनस log n। अब देखो फॉर्मूला क्या आएगा, सूत्र कुछ इस प्रकार से है, log n माइनस का log n जो होता है वो होता है log m बटे n। तो लगा दो फॉर्मूला, डेल्टा t क्या हो जाएगा आपका 2.303 बाई k1 log m का मान कितना है a अपॉन a माइनस x2, a अपॉन a माइनस का x2 बटे में क्या आ जाएगा a अपॉन a माइनस x1, a अपॉन a माइनस का x1। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो इस a से ये कट जाएगा और ये a माइनस x1 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा t यहाँ से क्या आएगा 2.303 बाई k1 log 10 टू बेस a माइनस का x1 अपॉन a माइनस का x2। ये जो सूत्र है इसी को क्या बोला जाता है, अंतराल सूत्र बोला जाता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का। ठीक है भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अंतराल सूत्र। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां आपको क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पता नहीं होती है, इसी विषय में तो इस समीकरण का, इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, हो गया, कर लेना आप आगे करते हैं प्रश्नों की तरफ। अब आप क्या करेंगे, जीरो कोटि अभिक्रिया के और प्रथम कोटि अभिक्रिया के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका, सुनो भाई ध्यान से, देखो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, आपको किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हुआ है और कोटि ज्ञात करनी है। वेग समीकरण से कोटि ज्ञात करते हैं। वेग समीकरण से अगर कोटि ज्ञात करने का कोई क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से करोगे? देखो आपके पास इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है, वेग इक्वल टू के ए की पावर 1, तो बताओ कोटि क्या होगी? बताओ कोटि के लिए क्या करते थे? इस वेग समीकरण में क्रियाकारकों की जो सांद्रताएं हैं इनकी पावर को ऐड कर देते हैं आप। भाई क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का जो योग होती थी वही तो कोटि होती थी। अब इस a की पावर भी 1 है, b की पावर भी 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो कोटि क्या हो जाएगी 2। इस प्रकार से आप कोटि ज्ञात कर सकते हो। भाई पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, देखना मैं आपको क्या बोलता हूँ, कोई अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक का मान, ध्यान देना भाई, कोई अभिक्रिया है आपके पास, कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के वेग स्थिरांक के की वैल्यू जो ये है, मान लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स है। तो बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? बात को फिर से समझो। कोई अभिक्रिया है उसके वेग स्थिरांक का मान ये है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। तो आपको बताना है कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी। पहला क्वेश्चन इस प्रकार का है। इसी प्रकार का अगर मैं बोलूं कोई अभिक्रिया है आपके पास दूसरी, इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान कुछ भी मान लो, जैसे C1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ और यहाँ पे है सेकंड इनवर्स। बताओ इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ध्यान देना, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर वेग स्थिरांक दिया हुआ है और कोटि ज्ञात करवा रहा है, कोई क्वेश्चन है आपको वेग स्थिरांक का मान दिया हुआ है और कोटि ज्ञात करवा रहा है, तो आपको क्या करना है, उस वेग स्थिरांक की इकाई को देखना है। वेग स्थिरांक की इकाई को देखना है। अगर वेग स्थिरांक की इकाई आपने देखी तो कोटि आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं क्या कि वेग स्थिरांक की इकाई की सहायता से अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात किया जा सकता है। नोट डाल के लिख सकते हैं भाई, नोट डाल के क्या लिखोगे? वेग स्थिरांक की इकाई की सहायता से, वेग स्थिरांक की इकाई की सहायता से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जा सकती है। अब देखो ध्यान देना भाई, बताओ ये जो इकाई है किस कोटि की अभिक्रिया की होती थी? 0 कोटि की। तो बताओ अभिक्रिया कौन सी कोटि की हो जाएगी? यहाँ पे 0 कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब बताओ समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स किस कोटि के वेग स्थिरांक की इकाई होती थी? प्रथम कोटि के। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी आपकी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, इनको भी समझने की कोशिश करना। देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं भाई, ध्यान से देखना। हाँ देखो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लेना भाई ना। ठीक है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन ये है, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो शून्य कोटि की इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बढ़ने का वेग ज्ञात करवा रहा है आपसे। सुनो ध्यान से, ये बोल रहा है प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया गैस का विघटन होता है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये बोल रहा है कि अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है और शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान आपको दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि
देखो जी, देखना भाई, ये बोल रहा है प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन हो रहा है। रिएक्शन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार की होंगी। ये देखिए रिएक्शन है, प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया गैस का विघटन होता है, जिससे आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है के नॉट, उसका मान आपको दिया हुआ है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। और आपको पूछ क्या कह रहा है? पूछ आपसे ये रहा है हाइड्रोजन व नाइट्रोजन के बनने का वेग। ठीक है भाई, ये आपसे वो पूछ रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने के वेग से हमारा मतलब क्या है? एक तो हमसे ये पूछ रहा है डी H2/dt, ये तो हाइड्रोजन के बनने का वेग हो गया। हाइड्रोजन के बनने का वेग, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा पूछ रहा है नाइट्रोजन के बनने का वेग, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन के बनने का वेग, ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ से वेग समीकरण किस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दो भाई। पहली क्लास लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमको सिखाया था, ये क्या हो जाएगा? वेग इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डी NH3 बाई dt बराबर, ये माइनस क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि क्रियाकारक है और क्रियाकारक के साथ जब क्रिया का वेग किया जाता है माइनस का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा 1/3 dH2/dt बराबर dN2/dt। अब वो चीज याद करो, शून्य कोटि की अभिक्रिया जब आपको पढ़ाई गई थी, उस समय ये बोला गया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होगा? उसके वेग स्थिरांक अर्थात k नॉट के बराबर होगा। और k नॉट का मान आपको दिया हुआ है, k नॉट का मान आपको क्या दिया हुआ है? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, अब देखो पहले क्वेश्चन को देखो। पहले क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को और k नॉट के मान को रख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, हाइड्रोजन के बनने का वेग, हाइड्रोजन के बनने का वेग क्या आएगा? देखो 1/3 dH2/dt इक्वल टू क्या आएगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। आपको देखो फाइंड आउट क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है क्योंकि इनको इधर पूछ देगी, तो यहाँ से dH2/dt कितना आ जाएगा? 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये तो क्या है? ये तो हाइड्रोजन के बनने का वेग है, अर्थात इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो है इस वेग से बनना होगा। दूसरा क्या है? देखो इस नाइट्रोजन के तो बन रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा? नाइट्रोजन के बनने का वेग। दूसरा क्वेश्चन इसी का है भाई, नाइट्रोजन के बनने का वेग, या इसको बोल सकते हैं नाइट्रोजन के बनने की तरह, नाइट्रोजन के बनने की तरह। देखो वो क्या आ जाएगा आपका? इस वाली इक्वेशन को और इसको उठा लो भाई, ये हो जाएगा dN2/dt इक्वल टू k नॉट और dN2/dt इक्वल टू क्या जाएगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन थे, दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। समझ में आया? देखो एक बार और समझाता हूँ भाई। हुआ क्या क्वेश्चन में? आपको बोल रहा है
बताया बन रहा है, जिसके बनने का वेग आपको ज्ञात करना है। के नॉट का मान आपको दिया हुआ है, इस इक्वेशन को रख सकते हैं ऐसे एक करके उठा लो दो इक्वेशन, एक बार इसको उठाया तो यहाँ से आपके हाइड्रोजन के बनने का वेग आ गया। अगर इन दोनों को लिया तो नाइट्रोजन के बनने का वेग आपके पास आ गया। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हैं भाई आप इसको। आगे चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन जो है ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ध्यान देना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धयुगाल और शून्य कोटि अभिक्रिया का T3/4 जो है एक तो हाफ और एक T3/4 के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन क्या हुआ आपका, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ व T3/4 में संबंध, ये क्वेश्चन आता है। तो देखो जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझना भाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपका जो वेग समाकल समीकरण आया था वो क्या आया, k नॉट इक्वल टू x/t। ये बात समझ में आई भाई आपको। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समाकल समीकरण इस प्रकार था, k नॉट इक्वल टू x/t। अब यहां से देखो, ध्यान देना, t हाफ के लिए आप क्या करते थे, उस दिन मैंने आपको समझा था, t हाफ के लिए हम x को तो कितना मानते थे, a/2, और t को क्या मान के चलते थे, t हाफ। तो ये तो सिंपल है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब इस इक्वेशन में हम x बराबर a/2 रखेंगे और t की जगह t हाफ रखेंगे तो हमारा जो t हाफ है वो कुछ ऐसा आएगा, a/2k नॉट। ठीक है भाई, a/2k नॉट, और यहाँ से k नॉट कितना आएगा, a/2t हाफ। ठीक है जी, जब आप इस इक्वेशन का T3/4 निकालेंगे, T3/4, उस समय देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 3/4 के लिए x की जगह आपको रखना पड़ेगा 3a/4। ध्यान देना, जब आयुकाल निकाला था तो x की जगह आपने a/2 रखा था, जब आप T3/4 निकालेंगे तो x की जगह रखेंगे x बराबर 3a/4 और t की जगह तो T3/4 रख देंगे। आया जी समझ में? ठीक है, अब रखेंगे तो यहाँ से जो T3/4 निकल के आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, 3a/4 k नॉट, और जो k नॉट की वैल्यू आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, 3a/4 T3/4। एक ही इक्वेशन आपके पास आ गई। इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो, समीकरण 1 और 2 दोनों के नोट के बराबर है, दोनों को बराबर कर सकते हैं। देखो जी कैसे करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है, a/2t हाफ, और 2 क्या है हमारे पास, 3a/4 3/4। ये क्या हो गया, a से a कैंसिल हो गया, इस 2 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/t हाफ इक्वल टू 3/2 t3/4। अब क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से भी इस 3/4 को यहाँ पे लेके जाओ और t हाफ को इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ से t3/4 क्या आ जाएगा, 3/2 t हाफ। यहाँ हम समझ सकते हैं t3/4 इक्वल टू 1/5 t हाफ। तो ये रिलेशन निकल के आया है शून्य कोटि अभिक्रिया का 3/4 टाइम और शून्य कोटि अभिक्रिया का 1/2 टाइम। ये रिलेशन है, ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, नोट कर सकते हो इसको आप।
देखो जी अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना ध्यान से। एक क्वेश्चन है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 10 मिनट में 20% कंप्लीट होती है तो 75% कंप्लीट होने में इसको कितना टाइम लगेगा? समझो भाई ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ये जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 20% कंप्लीट होती है, 20% कंप्लीट होती है 10 मिनट में। बात को समझना भाई ध्यान से, क्या बोलना चाह रहे क्वेश्चन, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20% कंप्लीट होती है 10 मिनट में, तो 75% कंप्लीट, तो 75% कंप्लीट कितने मिनट में होगी या कितने टाइम में होगी? ठीक है, ये टाइम आपसे पूछ रहा है। देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए K1 की वैल्यू कितनी आती थी? ध्यान देखना, K1 की वैल्यू इस प्रकार से आती थी, K1 इक्वल टू 2.303 by T log 10 to base A upon A minus x, कुछ ऐसे आते हैं। अब देखो आप तो थोड़ा मान के चलो, माना जो आप क्रियाकार की प्रारंभिक सांद्रता हुआ करती थी, ये आप 100 मान के चलो पहले कंडीशन के लिए। ए हमारा क्या है 100 है, और पहले कंडीशन मानिए कि अभिक्रिया 20% कंप्लीट हो गई, अभिक्रिया 20% कंप्लीट हो गई, तो भाई 100 का 20% मतलब 20, अब 100 में से 20 तो उत्पाद बन गया होगा, बचा कितना 80, तो a माइनस एक्स कितना बचा हुआ होगा 80। इन दोनों को अप्लाई कर दो भाई। देखो K1 की वैल्यू कितनी आएगी, K1 इक्वल टू 2.303 by T log 10 to base, A की वैल्यू 100, ये कितना है 80। ठीक है भाई, अब देखो कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कट गया, यहाँ से क्या बचेगा K1 इक्वल टू 2.303 और T की वैल्यू कर सकते हैं भाई, यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है 10 मिनट है, पहले वाले कंडीशन में 10 मिनट, 10 लॉग ये कितना हो जाएगा 5/4 लॉग 10 टू बेस 5/4। अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग n बटे n क्या हुआ करता था, लॉग n माइनस का लॉग n, तो ये हो जाएगा K1 इक्वल टू 2.303 by 10 log 10 टू बेस 5 माइनस log 10 टू बेस 4। अब लोग 5 और लोग 4 की वैल्यू याद करो भाई। देखो K1 इक्वल टू 2.303 by 10 log 5 की जो वैल्यू होती है 0.6989 माइनस लॉग जो 4 की वैल्यू होती है वो कुछ प्रकार से होती है 0.6020। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो K1 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0.022, ये निकल के आती है भाई 22 मिनट इनवर्स। क्यों? क्योंकि जब मिनट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स हो जाएगा, तो ये K1 की वैल्यू हमारे पास 0.022 निकल के आई। अब देखो बात को समझना, K1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमसे पूछ क्या रहा है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये 20% 10 मिनट में कंप्लीट होती है, तो 75% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो उसी क्वेश्चन को अप्लाई करो दोबारा से। देखो K1 इक्वल टू 2.303 बाय, ये टाइम आपसे पूछ रहा है, ये टाइम आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ये टाइम जो है कितना आएगा, इस टाइम को पूछ रहा है 75% वाला, और ये कितना हो गया लॉग। अब ध्यान देना भाई, ए का मतलब तो क्रियाकार की प्रारंभिक सांद्रता तो 100 ही रहेगी, 100 75% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या है बची कितना 25, तो
25 यहाँ पे आ जाएगा। इसके लिए क्या होगा, ये तो कोई 100 रहेगा भाई, और 75% कंप्लीट होने पर a माइनस एक्स कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। करो देखो, 4 बार कट गया तो k1 कितना जाएगा, k1 सॉरी k1 की वैल्यू कितने 0.022 बराबर 2.303 बटे टी, और ये कितना जाएगा log 4 कितना होता है आपका, log 4 कहाँ पे हुई 0.6020, और यहाँ से जो 75% वाला टाइम आएगा ये आएगा t 75% जो आएगा आपका, ये आएगा 62.18 मिनट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था आपका। देखो क्वेश्चन का मतलब समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपका ऐसा बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो 20% कंप्लीट होती है 10 मिनट में, तो 75% कितने मिनट में कंप्लीट होगी। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की कितनी होती है 2.303/t log p अपॉन a माइनस x। देखो ये जो मिनट ये आपको कंडीशन दी हुई है कि आप यहाँ से केवल वैल्यू निकालो, जो केवल की वैल्यू ये आई हुई आपको, इसको दोबारा से इसी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t 75% वाला टाइम था वो सब आ जाएगा। इसमें क्या होगा, अभिक्रिया 75% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो अगले क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको क्या करना है भाई, p हाफ और t 99.90% वाला जो टाइम है इनके बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ध्यान देना, ये बोल रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए कि आधा काल, मतलब एक अभिक्रिया को जो प्रथम कोटि की है उसको आधा कंप्लीट होने में टाइम लगता है, और 99.90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, उन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, देखो सिंपल ही रहेगा। देखना भाई, सबसे पहले करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया का रहेगा, तो सिंपल अब आपको पता होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धकाल कितना होता है, t हाफ इक्वल टू 0.693 बटे k1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट किया गया है, इक्वेशन फर्स्ट इसको नाम दो। यहाँ से केवल के कितना निकाल सकते हैं, केवल बराबर 0.693/t हाफ, या इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। और ये क्या है कि 99.90% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसके लिए k1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k1 इक्वल टू 2.303 बाई टाइम कितना आपका t 99.90% log इनटू a। अब देखो यहाँ पे भी क्या होता है भाई, a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहाँ पे भी सिंपल आपको क्या करना है, a को 100 मान के चलना है। अब देखो अभिक्रिया कितनी कंप्लीट हो गई, 99.90% अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो देखना भाई, अगर अभिक्रिया 99.90% कंप्लीट हो गई तो a माइनस एक्स कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई 0.10। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू करते हैं, k1 बराबर 2.303 t 99.90% log 10 to base 100 बटे 0.10, ये कितना हो जाएगा भाई 10 टू पावर, इसको यहाँ से हटा के क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा, देखना भाई एक बार, 1 0 से 1 0 गया,
ये जब 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, तो लिख दो k1 2.303 बाई t 99.90% log 10 to base और ये हो जाएगा 10 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ध्यान से समझना भाई। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा होगा log n की बेस n, और log n की बेस n क्या होता है n log m। तो देखो k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा से 2.303 बटे t 99.90% और ये हो जाएगा 3 और ये बचेगा log 10 to base 10। इसकी वैल्यू तो एक होती है 1 होती है, तो इसको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो k1 कितना आ जाएगा ऐसे 6.909 बटे t 99.90%। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की क्या कर दो, तुलना कर दो आपस में, दोनों को बराबर कर सकते हैं भाई। यहाँ से क्या आएगा 0.693 बाई टी हाफ इक्वल टू आएगा 6.909 टी 99.90। देखो क्या होगा यहाँ से इस टी 99.90 को ले जाओ और 0.693 को लेके आ जाओ आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टी 99.90 बटे टी हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.909 बटे मिलेगा 0.693। अब देखना चाहिए एक बार इसको देख लेते हैं मल्टीप्लाई से हो गया, हाँ तो ठीक है। यह आ जाएगा आपका टी 99.90% टी हाफ। जब 6.909 में 0.693 का आप भाग दोगे तो लगभग 3.3 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई टी 99.90% इसके बराबर हो जाएगा 3.3 टी हाफ की। तो ये रिलेशन हमारे पास आएगा किसके बीच में, प्रथम कोटि क्रिया का 99.90% कंप्लीट होने वाला समय और उसके अर्ध का, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा भाई। आगे चलते हैं, नोट कर लो भाई एक बार इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान से समझना। किसी अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है। इस अभिक्रिया के लिए एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि अभिक्रिया की सांद्रता एक बार तो दोगुनी कर दी जाए और एक बार आधी कर दी जाए। देखो जी सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। एक अभिक्रिया है, ये बोल रहा है एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। सुना ध्यान से, द्वितीय कोटि की कोई अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण कैसे लिखा जाएगा भाई, वेग इक्वल टू के और मान लिया a की पावर 2, क्योंकि पावर 2 है क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अब ये हो रहा है अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि क्रियाकारक की सांद्रता एक बार तो दुगनी कर रहा है और एक बार आधी कर रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, अभिक्रिया का वेग कैसे प्रभावित होगा यदि क्रियाकारक की सांद्रता
देखो जी, हमारे पास मान लिया इक्वेशन ये आई हुई है v1 मान लेते हैं इसको, v1 हमारे पास ये है कि a की पावर। अब हम क्या करते हैं, इस क्रियाकारक की सांद्रता को जब दुगना करते हैं तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हमको फाइंड आउट करना है। मान लिया जब आपने क्रियाकारक की सांद्रता दुगनी करी तो वेग हमारा v1 से v2 हो गया, v2 = k, और इस क्रियाकारक की सांद्रता को अपने कितना कर दिया, दोगुना कर दिया, पावर 2 रहेगा। इसको सॉल्व करो तो v2 क्या हो जाएगा हमारा k 2 की पावर 2 4 और a की पावर 2 4 को आगे लिखो भाई 4 k a की पावर 2। अब देखो k a की पावर 2 k a की पावर 2 की हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये v1 के बराबर है तो v2 बराबर हो जाएगा 4v1। ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, जब आप क्रियाकारक की सांद्रता को दुगना करते हैं तो जो आपका वेग है पहले के वेग से 4 गुना हो जाता है, v2 = 4v1। तो वेग क्या हो जाएगा, अगर क्रियाकारक की सांद्रता को दुगना करते हैं तो वेग 4 गुना हो जाता है, ठीक है। इसी का दूसरी जो कंडीशन है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, यदि क्रियाकारक की सांद्रता को आधा किया जाए तो लिखो क्रियाकारक की सांद्रता को आधा किया जाता है, क्रियाकारक की सांद्रता को आधा करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। माना जब आपने क्रियाकारक की सांद्रता को आधा किया तो वेग पहली तरीके से तो ये रहेगा आपके पास v1 = k a की पावर 2। ध्यान देना, जब आपने आधे का तो मान लिया v3 मान लिया हमने, यहाँ पे मान v3 मान लेते हैं = k। अब a का आधा कितना हो गया a/2 की पावर 2, तो v3 क्या हो जाएगा, v3 = k 1/4 बाहर आ जाएगा, और ये a की पावर 2 k a की पावर 2 k a की पावर 2 हम लिख सकते हैं, तो v3 क्या हो जाएगा आपका v1/4। इसका मतलब क्या निकला, जब आप एक क्रियाकारक की सांद्रता को पहले की सांद्रता का आधा करते हैं तो हमारा जो वेग है पहले के वेग से 4 गुना कम हो जाता है, तो वेग क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है भाई। सिंपल आ जाएगा समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हाँ भाई एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये देखो, प्रथम कोटि का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रथम कोटि का ये है। ये प्रथम कोटि का क्वेश्चन क्या बोला है, एक अभिक्रिया है प्रथम कोटि की, ये बोला है इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम और जो इसको आधा कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम है उन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% और 50% के बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो भाई क्या आएगा, आप एक बार करो, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमको सिंपल है, आप कितना होता है 0.693 बटे k1, ये तो सिंपल है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 0.693 बाई k1। अब 90% कैसे निकालेंगे, देखो k1 क्या होता है आपका 0.2.303 बाई t, t कौन सा आपका 90% वाला log 10⁻⁴ a/a-x। अब देखो कोई एक को आप 100 मानो और a-x 90% कंप्लीट हो गई, अर्थात 100 में से 90% प्रोडक्ट में चला गया, तो a-x कितना हो जाए 10 रखो भाई, k1 = 2.303 बाई t 90% log 10
10 × 20 100 × 10 ये 10 और log 10 की पावर 10 हमारे तो ये तो एक हो गया भाई पूरा। बचा कितना k1 कितना बचा 2.303 बाई t 90%। समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से जो k1 है उन दोनों को बराबर रख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, समीकरण 1 से k1 की वैल्यू क्या आएगी 0.693 बाई 0.693 बाई t हाफ बराबर ये कितना आया होगा यहाँ से यहाँ पे केवल 2.303 बाय t 90%। अब क्या करो t 90% उधर लेके चले जाओ तो ये अगर t 90% बटे t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बटे 0.693 और जी की वैल्यू आएगी 90% बटे t हाफ ये आगे लगभग 3.3 तो यहाँ से लिख सकते हैं t 90% बराबर 3.3 t हाफ। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान देना भाई थोड़ा सा, पीछे जो सवाल था ना उसमें भी 3.3 आया हुआ था, वहाँ 3.3 ना आके कितना आएगा 10 आएगा, करेक्शन कर लेना भाई, ठीक है ना, ये सवाल सही आएगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है देखो सिंपल सा आपका, इसको भी करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन ये है आपका कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको अर्ध आयुकाल का मान दिया हुआ है 480 सेकंड। तो वे किस तरह का मान पूछ रहा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको मान दे दिया, केवल का मान पूछ रहा है, बताओ भाई कैसे करोगे, सिंपल हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए केवल और टी हाफ में रिलेशन होता है, क्या होता है भाई K1 इक्वल टू क्या होता है 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ आपको दिया हुआ है तो क्या बराबर क्या रहेगा 0.693 टी हाफ का मान 480 और सेकंड बस कर सकते हो, सिंपल है, हो जाएगा, कर लेना। हाँ जी, एक तो क्वेश्चन और नोट करने क्वेश्चन में देखना। हाँ देखो देखो जी एक बार क्वेश्चन ये है, एक अभिक्रिया कुछ ऐसी है आपके पास, देखो a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट है। अच्छा क्वेश्चन में देखना a प्लस बी प्रोडक्ट, उत्पाद में a व b की सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया का वेग 16 गुना हो जाता है। तो कोटि का मान याद करो, a और b की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग जो 16 गुना हो जाता है, तो कोटि का मान याद करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में a व b की सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 16 गुना जाता है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो। देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि v, अगर द्रव्यनुपाती क्रिया के हम लगाते हैं ऐसे लगाएंगे कि v इक्वल टू k a की पावर n मान लेते हैं और b की पावर n2 मान लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, जब ए और बी की सांद्रता को तुलना करते हैं तो ए जो आपका 16 गुना हो जाता है, तो क्या आएगा बी की जगह 16 भी हो गया कि 2a की पावर n1 और 2b की पावर n2। समीकरण 1 और 2 से अब क्या करो, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो, 2 भाग 1, देखो ये हो जाएगा 16b बटे b इक्वल टू के 2a की पावर n1 2b की पावर n2, ये हो जाएगा कि a की पावर n1 और b की पावर n2। कैसे की कट गया, इस a से a गया, b से b गया तो क्या बचा, b से b चलेगा, ये हो गया 16 बराबर 2 की पावर n1 और 2 की पावर n2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आधा समान होने पर खाते मल्टीप्लाई हो जाती है, जुड़ जाती है, आधा समान होने पर खाते जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 16 बराबर 2 की पावर n1 प्लस n2। 16 को इस प्रकार से लिखते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इक्वल टू क्या जाएगा 2 की पावर n1 प्लस n2 और n1 n2 का मान यहाँ से निकल जाएगा 4। तो अभिक्रिया की कुल रिपोर्ट कितनी आ जाएगी भाई, n1 प्लस n2 इक्वल टू 4, अभिक्रिया की कुल रिपोर्ट आ जाएगी 4। ठीक है, कर लेना भाई। और देखो एक क्वेश्चन देखो, आप करना है इसको, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कोशिश करना है तो अगली वाली क्लास में करवा दिया जाए। क्वेश्चन ये है, अभिक्रिया ए से उत्पाद में क्रियाकारक की सांद्रता 3 गुना करने पर क्रियाकारक की सांद्रता 3 गुना करने पर क्रियाकारक की सांद्रता 3 गुना करने पर वेग 9 गुना हो जाता है, वेग 9 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो, तो अभिक्रिया की कोटि, इस क्वेश्चन को बयान बना, इस क्वेश्चन को आप एक बार करने की कोशिश करना, अगर नहीं हो तो इसको लेक्चर नंबर 4 में आपको समझ